जाओ इस नकारा बुड्ढे को और मुक्त कर दो इसे जीवन से। इंसानी जान की वहाँ कोई कीमत नहीं थी। राजा बिंदुसार भी चुपचाप देख रहे थे, लेकिन कोई ऐसा भी था जिसकी नसें ये जुल्म देखकर गुस्से से फड़क रही थीं। लेकिन वो खुद बेड़ियों में बंधा हुआ था और वो था एक मजबूर गुलाम। तू बड़ा फड़फड़ा रहा है। मेहरबान कदरदान, लीजिए हाजिर है अगला गुलाम सुंदर नगर से। देखिए इसे, मजबूत, ताकतवर। शुरुआती बोली 50 स्वर्ण मुद्राएं। एक वही था जिसकी आंखों में दया भी थी और गुस्सा भी। ये बाकियों से अलग था। फटे पुराने कपड़े, कमजोर सा शरीर, भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ, सिर झुका हुआ, चेहरा धूल और गंदगी से ढका हुआ। लेकिन फिर भी उसके चलने में एक अजीब सा तेज था, एक गर्मी थी जो छुपाई नहीं छुप रही थी। ये तो बहुत कमजोर है, इस पर कोई बोली नहीं लगाऊंगी इसे तो। लेकिन तभी एक गरजती हुई आवाज गूंजी, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, मैं इसे खरीदता हूँ। पूरी भीड़ चौंक गई। सबने पीछे मुड़कर देखा। खुद राजा बिंदुसार, सप्त सिंधु के राजा, एक कमजोर से गुलाम को 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद रहे थे, जिसकी कीमत मात्र 50 सोने के सिक्के थी। महाराज बिंदुसार, आप इस सड़क छाप गुलाम को 10,000 स्वर्ण। लेकिन राजा बिंदुसार ने और बोली लगा दी, 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, अंतिम बोली। ये गुलाम मेरा है। इसके बाद सन्नाटा छा गया और गुलाम बिक गया। राजा बिंदुसार उसके पास गए और गुलाम ने धीरे से सिर उठाया और पहली बार उसका चेहरा दिखा। आंखों में गहरा दर्द, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा नूर। राजा बिंदुसार ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर एक ऐसी बात कही जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था, तुम मेरे दामाद बनोगे। वो गुलाम चौंक गया। पूरी भीड़ में सन्नाटा पसर गया। क्या कहा राजा बिंदुसार ने? एक गुलाम? उनका दामाद? आखिर क्या देखा राजा बिंदुसार ने उस गुलाम में? कौन है वो गुलाम और क्यों चाहते हैं राजा बिंदुसार अपनी बेटी मणिकर्णिका की शादी एक गुलाम से करवाना? राजकुमारी, राजा बिंदुसार ने आपके लिए एक वर चुन लिया है। मणिकर्णिका की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा आखिरकार उनके पिता ने किसी राजकुमार को हाँ कर दी है। उन्होंने खुशी से पूछा, सच्ची? कौन है वो राजकुमार? लेकिन दासी ने जो कहा वो सुनकर मणिकर्णिका की खुशी धुएं में बदल गई, मानो उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई हो। राजकुमारी, वो कोई राजकुमार नहीं है, वो एक गुलाम है। ये सुनते ही मणिकर्णिका ने हाथ में पकड़ा शीशा गुस्से से तोड़ दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। गुस्सा, अपमान, सब एक साथ। वो तेज कदमों से आंखों में आग लिए राजा बिंदुसार के पास गई और बोली, ये क्या मजाक है पिताजी? एक गुलाम? आप मेरी शादी एक गुलाम से करवाना चाहते हैं? मेरे लिए राजकुमारों की लाइन लगी हुई है और आप मेरा रिश्ता एक गुलाम से करवा रहे हो? कौन बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है? मेरा फैसला अंतिम है मणिकर्णिका, तुम्हारी शादी उसी गुलाम से होगी। नहीं, मैं नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं किसी गुलाम से शादी कभी नहीं करूंगी। राजा बिंदुसार ने गुस्से में आकर अपना फैसला सुनाया। अगर तुम शादी से मना करती हो तो मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तुम्हें एक खोटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मणिकर्णिका की सांस अटक गई। उसकी मुट्ठियां भिज गई, आंखों में आंसू आ गए। उसे फिर उस गुलाम से शादी करने के लिए मानना ही पड़ा। मैं मान तो जाऊंगी पिताजी, लेकिन इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मणिकर्णिका की योजना साफ थी, गुलाम से शादी करो, पिता की दौलत लेकर उस गुलाम को रास्ते से हटा दो। और कुछ दिन बाद मणिकर्णिका आभूषण खरीदने बाजार गई। उसके साथ था वो गुलाम नील, यानी कि उसका होने वाला पति। लेकिन मणिकर्णिका उसे पति नहीं, बस एक नौकर समझती थी। बाजार पहुंचने से पहले मणिकर्णिका ने नील को उसकी औकात दिखाते हुए कहा, तुम बाहर ही रहना, अंदर मेरी सहेलियां होंगी, उनके सामने आने की हिम्मत भी मत करना। सिर्फ पिताजी की वजह से तुम्हें साथ रखती हूँ। अभी तो शादी तय हुई है, अभी से अपने आप को मेरा पति मत समझना। हाँ। फिर मणिकर्णिका गुस्से से अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद नील ने देखा मणिकर्णिका अपनी पैसों की थैली बग्घी में ही भूल गई थी। नील ने सोचा चलकर दे दूं। वो अंदर गया। उसे देखते ही एक सहेली ने रुककर पूछा, ये कौन है मणिकर्णिका? तुम्हारा नौकर? मणिकर्णिका ने घूम कर देखा। नील को वहाँ देखकर उसकी आंखों में गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, नील ने आगे बढ़कर सीधा साफ आवाज में कहा, नहीं, मैं मणिकर्णिका का होने वाला पति हूँ। पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया और फिर सभी सहेलियां हंसने लगीं जोर जोर से। ये तुम्हारा होने वाला पति? मणिकर्णिका, तुम्हारे लिए तो राजकुमारों की लाइन लगी है। ये कौन है? मणिकर्णिका का चेहरा लज्जा और गुस्से से लाल हो गया। सबके सामने उसे अपमानित महसूस हो रहा था। उसने तेज कदमों से नील की ओर बढ़कर गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मैंने कहा था बाहर रहने को। निकलो यहाँ से अभी। नील ने थैली आगे बढ़ाई। धीमी आवाज में बिना किसी गुस्से के उसने कहा, ये तुम्हारी पैसों की थैली तुम बग्गी में भूल गई थी।
मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, निकलो यहाँ से। नील चुपचाप बाहर आ गया। अंदर मणिकर्णिका की सहेलियां अब भी हंस रही थीं। तभी एक सहेली शुभांगी मणिकर्णिका के पास आई और उसने कहा, सुनो मणिकर्णिका, 2 दिन बाद शाही जश्न है ना मृत्युंजय महल में। वहाँ सुंदर नगर के राजकुमार राजदत्त भी आ रहे हैं। तो तुम उनकी मदद से इस गुलाम को रास्ते से हटा सकती हो। राजदत्त वैसे भी तुमसे शादी करना चाहते हैं, मैं उनसे बात करूंगी। तुम बस इस नील को वहाँ ले आना। और उस शाम नील अकेला चल रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मणिकर्णिका उससे शादी नहीं करना चाहती, वो उसे अपमानित महसूस करवाती है, तो फिर ये रिश्ता क्यों जबरदस्ती। नील ने फैसला किया। उसने कदम बढ़ाए राजा बिंदुसार के कक्ष की ओर। राजा बिंदुसार अपने कक्ष में बैठे थे। नील ने प्रवेश किया, राजा को प्रणाम किया और फिर उसने कहा, महाराज, मैं मणिकर्णिका से शादी नहीं कर सकता। उन्हें मुझसे शादी नहीं करनी। कृपया उनकी जबरदस्ती मुझसे शादी ना करवाएं। राजा बिंदुसार ने नील को देखा और फिर कहा, तुम क्या चीज हो नील? ना वो मणिकर्णिका जानती है और ना ही तुम। या जानबूझकर अपनी सच्चाई छिपा रहे हो? तुम ज्यादा परेशान मत हो, शादी तो मणिकर्णिका को तुमसे ही करनी पड़ेगी। आखिर ऐसा क्या जानते थे बिंदुसार नील के बारे में जो खुद नील भी नहीं जानता था। और 2 दिन बाद आ गया शाही जश्न का दिन। नील सुनो, मुझे आज एक जश्न में शामिल होना है। तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। अपने कपड़े ठीक कर लो, हमें थोड़ी देर में निकलना है। मणिकर्णिका की ये बात सुनकर नील के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि मणिकर्णिका आखिर उसके रिश्ते को स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही मणिकर्णिका ने उसे बताया कि वो जश्न के लिए महामृत्युंजय महल जा रही है, तो ये सुनकर नील के चेहरे की हवाएं उड़ गईं और वो बोल पड़ा, क्या महामृत्युंजय महल? राजकुमारी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा और ना ही आपको जाने दूंगा। नील की ये बात सुनकर मणिकर्णिका का दिमाग खराब हो गया और वो चिल्ला पड़ी, नील, तुम पागल हो गए हो क्या, जो मुझे आदेश देने चले हो? राजकुमारी, मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आपको आगाह कर रहा हूँ। वो महल एक रहस्यमयी श्रापित जगह है और वहाँ जाना तक निषेध था। जिसने भी इतने सालों के बाद उस जगह पर जश्न रखा है, उसको इसका प्रकोप झेलना पड़ सकता है। मेरा निवेदन है कि आप वहाँ ना जाएं। हमारी शादी अभी हुई नहीं है और अभी से मुझे काबू करने की कोशिश कर रहे हो। और तुम जैसे गुलाम को वहाँ के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? मेरे सामने मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हो। चलो हट जाओ सामने से, मैं तो अब वहाँ जाकर ही रहूंगी। राजकुमारी, मेरी बात क्यों नहीं समझती आप? ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो चलिए, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लीजिए, वहाँ हर पल मेरे साथ ही रहिएगा। मणिकर्णिका नील की ये बात सुनकर मन ही मन बोली, पास रहूं और इसके मेरी बला से। बहुत होशियार बन रहा है, इसकी होशियारी वहाँ जाकर निकालती हूँ। राजदत्त के साथ मिलके आज इसका खेलना खत्म कर दिया तो मेरा नाम भी मणिकर्णिका नहीं। थोड़ी ही देर बाद नील और मणिकर्णिका उस जश्न के लिए निकल गए और जब उनकी बग्घी एक विशाल दरवाजे के पास आकर रुकी तो मणिकर्णिका की आंखें चमक उठीं, क्योंकि सामने था डरावनी खूबसूरती से परिपूर्ण महामृत्युंजय महल। जैसा कि नील ने बताया था, ये सच में बहुत रहस्यमयी और असाधारण दिख रहा था। 1000 कमरों वाला, जिसकी दीवारें रात में चमकती थीं, जिसके फंवारे सोने और चांदी के थे, जिसके बगीचे में दुर्लभ फूल खिलते थे और जो सिर्फ चांदनी रात में खिलते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा, अमीर व्यापारी सब आज यहाँ उपस्थित थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज की रात बहुत काली होने वाली है। वहीं एक ओर जहां मणिकर्णिका महामृत्युंजय महल की खूबसूरती निहार रही थी, वहीं उसके पीछे खड़ा नील उसे निहार रहा था। खूबसूरत रेशमी कपड़ों में गहनों से सजी हुई, चेहरे पर चांद सी चमक थी कि तभी महल के अंदर घुसने के लिए वो आगे बढ़ी। द्वार पर खड़े विशाल सैनिकों के झुंड ने जब उसे देखा तो तुरंत रास्ता दे दिया और सम्मान से झुक गए। मणिकर्णिका बिना नील के अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही नील अंदर जाने लगा, एक सैनिक ने हाथ आगे करके उसे रोका। रुक, तू कहाँ जा रहा है? नील ने सैनिक को देखा और शांत आवाज में बोला, मैं राजकुमारी मणिकर्णिका के साथ आया हूँ। देखो इसे, राजकुमारी के साथ। तू तो एक गुलाम है और यहाँ गुलामों की जगह नहीं, भाग जा यहाँ से। सैनिकों ने नील को धक्का दिया और हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाया। नील चुपचाप खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला, लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ? महल का मुख्य अधिकारी आया, लंबा प्रभावशाली व्यक्ति। उसने सैनिकों को देखा, फिर नील को देखा और जैसे ही उसकी नजर नील के चेहरे पर पड़ी, आंखें फैल गईं, चेहरा सफेद पड़ गया। मुख्य अधिकारी धीरे धीरे कांपते कदमों से नील के पास आया और फिर पूरी भीड़ के सामने वो नील के सामने झुक गया। क्षमा करें, मुझे नहीं पता था, कृपया आप अंदर पधारें। सैनिक हैरान रह गए, भीड़ में खड़े लोग फुसफुसाने लगे। नील खुद हैरान था, उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन मुख्य अधिकारी उसे सम्मान के साथ अंदर ले गया।
नील अंदर गया और जो दृश्य देखा वो भव्य था। विशाल हॉल, सोने के झूमर, संगीत, नृत्य और बीच में मणिकर्णिका एक युवा राजकुमार के साथ बातें कर रही थी। वो राजकुमार था राजदत्त, सुंदर नगर का राजकुमार, लंबा, सुंदर, शक्तिशाली, लेकिन उसकी आंखों में घमंड था, अहंकार था। राजदत्त ने नील को अंदर आते देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई, एक क्रूर मुस्कान चेहरे पर फैल गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और महागाथा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।